ये जो चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं बच्चों, चैप्टर नंबर 1, ये आपके फर्स्ट यूनिट का चैप्टर है। फर्स्ट यूनिट का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। फर्स्ट यूनिट का पहला चैप्टर। इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये समझे। इलेक्ट्रोस्टैटिक इस टर्म का क्या मतलब है। ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक टर्म है ये दो टर्म से मिलाकर बना है, एक इलेक्ट्रो और एक स्टैटिक। इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज, इलेक्ट्रॉन से बना है, और क्योंकि चार्ज की बेसिक यूनिट इलेक्ट्रॉन ही होती है, सारा चार्ज इलेक्ट्रॉन की वजह से ही बना हुआ होता है, इसी वजह से इसको हम चार्ज के लिए यूज़ करते हैं इलेक्ट्रो वर्ड को। स्टैटिक का मतलब होता है एट रेस्ट, ठीक है। मतलब ये हुआ, इस चैप्टर में हमें चार्ज की वो प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है जो चार्ज जब रेस्ट पर होता है ना तब वो एग्जिबिट करता है, तब शो करता है, ठीक। बात करते हैं सबसे पहले इलेक्ट्रिक चार्ज के ऊपर। इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है, किस टाइप का होता है, ठीक। दो तरह के इलेक्ट्रिक चार्ज होते हैं हमारे पास, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। मुझे ऐसा लग रहा मैं वैसे ही हवा में बोले जा रहा, कोई सुनने को तैयार नहीं। क्यों, तुम्हारी बातें ख़त्म नहीं होती है। कोई भी बात मत करो, कोई इशारे मत करो, बस बात को इधर ध्यान से सुना करो। कोई पेन निकालने में लगा हुआ, कोई कॉपी, इतनी देर थोड़ी लगा करे, 10-10 मिनट हो गए कॉपी ना निकल ली। सबसे पहले इलेक्ट्रिक चार्जेस वर्ड के ऊपर बात करते हैं। चार्ज दो तरह का होता, ज़्यादा डीपली में जन ना जाते हुए बस ऊपर आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज का मतलब होता है बच्चों डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। किसी भी सरफेस से आप इलेक्ट्रॉन निकाल लो या एटम से इलेक्ट्रॉन निकाल लो तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ठीक। और ये जो नेगेटिव चार्ज है इसका मतलब होता है एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन किसी सरफेस पर है तो वो कहलाएगा नेगेटिव चार्ज। साथ में जब कभी भी दो चार्जेज हैं वो एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाते ही, ठीक है। कूलम्ब्स लॉ में हम ये पढ़ेंगे और अच्छे से। बहरहाल अपोजिट चार्जेस ये हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और सेम टाइप के जो लाइक चार्जेस होते हैं, जैसे मान लीजिए दोनों पॉजिटिव हैं या दोनों नेगेटिव हैं, ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करते हैं, एक अपोजिट फोर्स लगाएंगे एक दूसरे के ऊपर। याद रहेगी ये बात, ठीक। बेसिक प्रॉपर्टी, पहला क्वेश्चन जो आपका इस चैप्टर में से बनेगा वो इसी चीज़ से बनेगा जो मैं अब पढ़ाने जा रहा हूँ आपको। चार्ज की 3 बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं जो आपको हर हाल में याद रखनी है, ठीक है। वो 3 प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। पहली प्रॉपर्टी है बच्चों एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज। देयर आर 3 बेसिक प्रॉपर्टीज़ जो आपको याद रखनी है। फर्स्ट प्रॉपर्टी है एडिटिविटी। क्या मतलब है इसका। इसका मतलब होता है कि आप इलेक्ट्रॉन्स को, चार्जेस को आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, जस्ट लाइक इंटीजर्स। जैसे आप नंबर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं ना, पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स की जैसे कैलकुलेशन होती है, सेम उसी मैनर में आप चार्जेस को भी ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, एक सरफेस है जिस पर आपने एक बार +2 चार्ज डिपॉजिट किया, देन आफ्टर दैट -3, देन +2, फिर -1 या +1 कर लो। नेट चार्ज निकालने के लिए आपको इनको विद साइन ऐड कर देना, आपको नेट चार्ज पता चल जाएगा। ये एडिटिव नेचर कहलाता है चार्ज का। +2, -3, +2, +1 कुल मिलाकर कितना बचा, +2 बचा। कोई माइनस का है कोई प्लस का है, आपस में न्यूट्रलाइज हो जाते हैं और कुल मिलाकर आंसर जो बचता है वो है 2। इसी तरीके से आप आंसर निकालेंगे। फाइनली नेट चार्ज नेगेटिव भी आ सकता है और फाइनली नेट चार्ज पॉजिटिव भी आ सकता है, वो आपको ऐड करके इनको विद देयर साइन निकालना पड़ेगा। सेकंड बेसिक प्रॉपर्टी जो है चार्ज की वो होती है कंजर्वेशन। चार्जेस जो है वो कंजर्वेशन लॉ को फॉलो करते हैं। कंजर्वेशन लॉ पहले भी आप मास में, एनर्जी में पढ़ चुके होंगे। चार्जेस आर कंजर्व्ड इन नेचर। चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। चार्ज को ना तो आप बना सकते हैं बीच में, ना कहीं पर उसको बिल्कुल ख़त्म कर सकते हैं। हाँ, चार्जेस न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। अगर जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज आपस में मर्ज कर दिया जाए, मिला दिया जाए, तो कुल मिलाकर नेट चार्ज हो जाएगा 0। जैसे 5 - 5 ये हो गया 0। इस 0 का मतलब ये नहीं है कि इसके अंदर कोई चार्ज नहीं। इस 0 का मतलब है कि जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है। 0 ये रिप्रेजेंट करता है यहाँ पर इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस, ठीक। अगर आप किसी ऑब्जेक्ट से चार्ज ट्रांसफ़र कर किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पर ले जा रहे हैं, ये एक बॉडी है, इसको ए बोल दीजिए, दूसरी बॉडी को लेट इट बी
बी। आपने क्या किया, यहाँ से एक चार्ज, यहाँ पर 7 कूलाम का चार्ज था, यहाँ पर अभी 0 चार्ज है ना। आपने यहाँ से 3 कूलाम ऑफ चार्ज शिफ्ट कर दिया है बी पर। जब हम 3 शिफ्ट करेंगे यहाँ पर 7 में से 3 कम हो जाएगा, वहाँ 0 में 3 ऐड हो जाएगा। फाइनली कितना चार्ज बचेगा इसका, यहाँ बचेगा 4 और यहाँ हो जाएगा 3। 4 + 3 कितना होता है 7, और इनिशियली 7 + 0 वो भी 7। ये कंजर्वेशन लॉ कहलाता है। ठीक, चार्ज जब वहाँ से यहाँ तक आया ना, रास्ते में ना तो रत्ती भर कम हुआ और ना ही ज़्यादा। ये एक सिंपल प्रोसेस था। बड़ी बड़ी मशीनों में ऐसे ही काम होंगे जिसमें चार्ज इधर से उधर ट्रांसफ़र होगा, है ना। लेकिन कभी भी ऐसा नहीं होगा कि कोई चार्ज गायब सा हो जाए बीच में। अगर वो यहाँ से गया है, हो सकता है वहाँ पहुँचा हो, वहाँ पहुँचा हो सकता है आपकी नज़र में नहीं आया, कहीं और पहुँच गया हो। बहरहाल कहीं ना कहीं वो पहुँचेगा, वो ख़त्म नहीं होगा। ऐसा नहीं कि डिस्ट्रॉय हो गया, गायब सा हो गया। ठीक है, मे बी आप उसको नोटिस कर पाए या ना कर पाए। चार्ज अगर है तो वो है, वो कहीं और जाएगा ज़रूर, कहीं ना कहीं पहुँचेगा। इधर से कम हुआ तो कहीं और बढ़ जाएगा। याद रहेगी बात। थर्ड प्रॉपर्टी है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जिस पर पूछे गए, उसको हम बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, क्वांटाइजेशन जो वर्ड है ये बना है क्वांटा से। ठीक है, क्वांटा कहते हैं पार्टिकल को, बल्कि फिजिक्स की एक पूरी ब्रांच है जो इसी चीज़ से डील करती है, क्वांटम मैकेनिक्स, जिसके अंदर अब हम ये मानकर चलते हैं हर चीज़ के लिए कुछ ना कुछ बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स रेस्पॉन्सिबल होते हैं। चार्ज के लिए भी कोई पार्टिकल है जो रेस्पॉन्सिबल है। क्या है वो पार्टिकल? वो पार्टिकल होता है बच्चों इलेक्ट्रॉन। मतलब ये हुआ कि अगर आप सबसे छोटा चार्ज, सबसे छोटा, बिल्कुल छोटा, सबसे छोटा चार्ज अगर आप किसी सरफेस पर या किसी भी चीज़ पर अगर निकाल सकते हैं तो वो होता है बच्चों एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर, जिसको हम इससे स्मॉल ई से डिनोट करते हैं। ठीक, याद रहेगा। चार्ज या तो ई के बराबर होगा या इंक्रीज कर रहे हैं थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे, तो इसके बाद डायरेक्ट जो आएगा ना चार्ज वो 2e के बराबर आएगा। ठीक, या फिर होगा सीधे 3। अरसलान बात समझ में आ रही है? जी सर। या तो चार्ज होगा e, 2e, 3e, 4e एंड सो ऑन। इस प्रॉपर्टी को कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन से छोटा चार्ज हो नहीं सकता। तो ये जो बीच के जितने भी होते हैं ना, 2.5, 3.25, 3.25, 3.5, सब गायब। या तो चार्ज 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा या फिर सीधे 2। एक इलेक्ट्रॉन का हिस्सा नहीं हो सकता, आधा नहीं हो सकता, तो 2.5 का कोई हिसाब नहीं बन रहा इसमें। ठीक है, तो ये डिस्क्रीट वैल्यूज़ होती हैं, डिस्क्रीट कहते हैं इनको। जब एक और एक के बाद सीधे दूसरी, बीच के सब गायब, तो ये डिस्क्रीट कहलाती है। ये डिस्क्रीट वैल्यूज़ में होगा चार्ज, लेकिन हमें फिर भी कंटिन्यूस लगता है। क्यों? क्योंकि ये वैल्यू इतनी छोटी है। एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है स्मॉल ई 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम के बराबर होता है। कितना छोटा? बहुत छोटा हो गया। पॉइंट्स में अगर इसको एक्चुअल में लिखना चाहें कार्तिक, तो पॉइंट लगा के 18 टाइम्स तो 0 बनाना पड़ेगा। देन आफ्टर दैट 1 6 आएगा। 18 0 बनाने के बाद फिर 1 फिर 6। इतना छोटा नंबर, पॉइंट के बाद 18 अभी तक भी नहीं करी बचपन से। पॉइंट के बाद 18 प्लेस तक कैलकुलेशन है ना, 2-3 प्लेस तक करके निपटा देते हैं। तो फिर उसको ऐसा लगता है हमें जैसे कंटिन्यूस वैल्यूज़ हो, क्योंकि पॉइंट के बाद 18वें प्लेस पर जाकर चेंजेस हो रहे हैं। ठीक, याद रहेगी बात। ठीक, शाबाश। इसको मैथमेटिकली ऐसे भी लिख देते हैं कि किसी भी सरफेस का जो चार्ज होगा, शाबाश ना, ऐसे एन ही, चलो प्लस माइनस छोड़ो, प्लस माइनस एन के अंदर इंक्लूड कर लेते हैं। Q = NE। मतलब ये हुआ Q तो टोटल चार्ज है, N यहाँ पर कोई भी नंबर हो सकता है। N माइनस में भी तो हो सकता है, N प्लस में भी हो सकता है, N माइनस में भी हो सकता है, क्योंकि चार्जेस दोनों तरह का होता है, प्लस और माइनस दोनों। N की वैल्यू N 0 भी हो सकता है, या तो चार्ज हो ही ना, बिल्कुल 0 चार्ज हो जाए। N जो है वो +1 या -1 हो सकता है, प्लस या -2 एंड सो ऑन। मतलब n कोई भी इंटीजर हो सकता है, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, एंड टोटल चार्ज कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन E। टोटल चार्ज को किसी भी सरफेस के आप इस तरह एक्सप्रेस कर सकते हैं। याद रहेगी बात। ये 3 खास प्रॉपर्टी हैं जो आपको याद रखनी है। इनमें क्वेश्चन आता है 1 मार्क में, आइदर एडिटिविटी पूछे, कंजर्वेशन पूछे या क्वांटाइजेशन पूछे।
याद रहेगी बात। अगर कुछ भी याद नहीं आ रहा, इतना लिख देना Q = NE होता है, यही क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। चाहे आपको भी नहीं पता, लेकिन इतना याद है फॉर्मूला, Q = NE, ये फॉर्मूला लिख देना, ठीक है। आगे चलते हैं। सुनो आगे सुनो, अरे इधर सुनो, अभी मेरी पूरी नहीं हुई, पहले मेरी तो सुन लो पूरी। कैसे किसी सरफेस को चार्ज किया जाता है? 3 मेथड हैं उसके टू चार्ज अ सरफेस। पहला, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। अगर आपके पास कोई ग्लास रॉड है या गुब्बारा है, उसको आप अपने सिर्फ बालों पर रब करो। हाँ, मैंने करके दिखाया था, सही बात है यहीं पर। अगर आपके पास, सुनो भाई सुनो, सुन लो इधर सुन लो, बैलून है, ग्लास रॉड है या इबोनाइट रॉड है और डिफरेंट तरह के मटेरियल हैं, कॉम्ब है, उन सबको जब हम रब करते हैं, कॉम्ब को हेयर से पास कराते हैं, ड्राई हेयर से, या फिर बैलून को हेयर से रब करते हैं, ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ से या वूल से रब करते हैं, तो आप देखेंगे ये चीज़ें सब रब करने के बाद एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल करती हैं। 2 ग्लास रॉड सेम क्लॉथ से रब की, दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ठीक। क्या रीज़न है इसका? इसका रीज़न होता है बच्चों चार्ज। और जो मेथड इसमें लगा हुआ है रब करने वाला, इसको बोलते हैं चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। जब हम सरफेस को रब करते हैं तो टिप्स से चार्ज जो है वो इलेक्ट्रॉन एक सरफेस से दूसरे सरफेस पर जंप कर जाता है कई बार, और जंप करने की वजह से जहाँ से वो उतर कर आया है वहाँ अपने पीछे क्या छोड़ कर आएगा? एक पॉजिटिव, ठीक। और जहाँ पहुँचेगा वहाँ कितने हो जाएगा? नेगेटिव। करके दिखाता हूँ, देखो ऐसे समझ में नहीं आ रहा। कोई भी एटम अपने आप में न्यूट्रल है, हर एटम। मिसाल के तौर पर नाइट्रोजन कितने होते हैं? 7 है एटॉमिक नंबर, तो इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन होंगे और साथ ही प्रोटॉन। प्रोटॉन तो है न्यूक्लियस के अंदर, और इलेक्ट्रॉन बाहर भी घूम रहे हैं, यहाँ पे कोई शेल में है, अंदर है ना, ठीक। बहरहाल सबसे ज़्यादा आसान क्या है? इस एक इलेक्ट्रॉन को निकाल देना। इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में रिवॉल्व करते हैं बाहर, है ना, और बाहर वाली शेल जो है वो सबसे ज़्यादा आसान है वहाँ से किसी भी चीज़ को हटाना। प्रोटॉन तक पहुँचना थोड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि वो बिल्कुल सेंटर पर बहुत छोटी सी जगह में और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स से आपस में जुड़े हुए होते हैं। हमने एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से शिफ्ट कर दिया कहीं रब करने की वजह से या जैसे भी, तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे? अब 7 में से 1 चला गया, 6 बचे। और प्रोटॉन वहाँ तक तो हम पहुँच नहीं पाए, प्रोटॉन 7 के 7 है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन के ऊपर होता पॉजिटिव चार्ज। कुल मिलाकर आपका आंसर बचेगा +1। मतलब अगर एक इलेक्ट्रॉन छोड़कर चला जाता है ना, तो वो अपने पीछे एक्चुअल में एक इलेक्ट्रॉन की कमी कह लो या पॉजिटिव चार्ज कह लो, एक ही बात है। एक इलेक्ट्रॉन की कमी, डेफिशिएंसी छोड़ जाता है, या फिर पॉजिटिव चार्ज छोड़ जाता है, और जहाँ पहुँचेगा वहाँ किसी दूसरे एटम के पास पहुँच रहा है, उसके पास भी पूरे पूरे होंगे, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ जाएगा बस, तो एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा उसके पास, ठीक है। दूसरा जो मेथड है वो था चार्जिंग बाय कंडक्शन। कंडक्शन का क्या मतलब होता है? एक तो हो गया चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। फ्रिक्शन का मतलब होता है चीज़ों को आपस में रब करना। दूसरा मेथड है बच्चों कंडक्शन। नाम से ही पता चल रहा है कंडक्ट कराना है। आपके पास एक मेटेलिक स्फेयर है, आप चाह रहे हैं इसको चार्ज करना, और एक ग्लास रॉड है या मेटल की रॉड है ऑलरेडी चार्ज्ड है। चार्जिंग बाय कंडक्शन का मतलब है मैं इस ग्लास रॉड, इस मेटल रॉड को लाकर इसे टच करूँगा, ये भी मेटल है वो भी मेटल है, दोनों कंडक्टर हैं, वहाँ से चार्ज फ्लो कर इधर आ जाएगा और इसके सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। देन मैं अपनी रॉड वापस हटा दूँगा, ये चार्ज रह जाएगा। मतलब ये हुआ कि चार्ज मैंने लाकर ट्रांसफ़र किया है ना, एक ऑलरेडी चार्ज रॉड से लाकर सरफेस पर चार्ज को ट्रांसफ़र किया। इस मेथड को हम बोलते हैं चार्जिंग बाय कंडक्शन। और थर्ड मेथड है हमारा चार्जिंग बाय इंडक्शन। इंडक्शन का मतलब समझो क्या होता है। इंडक्शन का मतलब बहुत आसान है, दूर से दूर चार्ज उत्पन्न कराना, इसमें धोखा देना होता है, ठीक है। देखो कैसे,
ध्यान से समझो, पूरा धोखाधड़ी वाला काम है। बट टेस्ट करना पड़ेगा अलग तरीके से, ऐसे नहीं पता चलता। या याद तुम्हें पता हो पहले मटेरियल के बारे में जानकारी हो कि ग्लास को अगर सिल्क से करेंगे तो सिल्क पे नेगेटिव आएगा, ग्लास पे पॉजिटिव आएगा, ठीक है। लेकिन वो आता जो है वो हर बार वही आता, फिर ऐसा नहीं कि बदलता रहे। याद कर सकती हो हाँ, या टेस्ट कर सकती हो इलेक्ट्रोस्कोप वगैरह से, हाँ वही होंगे हर बार, वो बदलता नहीं। जब आप बदलोगे उनमें से कोई एक चीज़ तब बदल जाएगा, जैसे ग्लास रॉड की जगह प्लास्टिक रॉड ले आए तब बदल जाएगा, ठीक। सुनो भाई, तीसरा मेथड समझ लो, इसके बाद फिर कूलाम्स लॉ करेंगे, चार्जिंग बाय इंडक्शन। ये मेटेलिक स्फीयर है मेरे पास एक, ठीक है। मुझे चार्ज इस पर ट्रांसफ़र नहीं करना, इंड्यूस कराना है। इंडक्शन का मतलब है चार्ज इंड्यूस कराना, दूर से दूर, या हिंदी में कहें तो उत्पन्न कराना, इसी के अंदर से चार्ज निकालना। हर चीज़ के अंदर होते हैं चार्ज, लेकिन इक्वल अमाउंट में होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, जिसकी वजह से हम उसको न्यूट्रल बोल देते हैं। इसके अंदर से चार्ज कैसे निकाला जाए? आसान तरीका है, आप इसके पास एक पॉजिटिवली चार्ज या नेगेटिवली चार्ज एक चार्ज रॉड लेकर आइए इसके नेबरहुड में, ले आए, ठीक है। और इसके बराबर में एक और स्फीयर रख लो ऐसी, ठीक। दोनों का अपना अपना स्टैंड लगा दो एक एक। ये स्टैंड जो है ये इंसुलेटर का बना हुआ है, ठीक है। जब आप पॉजिटिव चार्ज लेकर आएंगे तो हर चीज़ के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, चार्जेस होते हैं, तो नेगेटिव चार्ज यहाँ अपीयर हो जाएगा सारा, और जो पॉजिटिव है पॉजिटिव पॉजिटिव से रिपेल होता है, तो जितना नेगेटिव यहाँ आएगा उतना पॉजिटिव अपोजिट साइड वहाँ पहुँच जाएगा, क्योंकि ये दोनों टच हुए हुए ना बिल्कुल, इस वजह से। बात समझ में आई नहीं? क्यों भाई अर्चित? हर चीज़ के अंदर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चार्जेस होते हैं। अगर आप एक चार्ज ऑब्जेक्ट लेकर आएंगे ना इसके पास, तो वो उसके अंदर से अपोजिट नेचर के चार्ज को खींचेगा, अट्रैक्ट करेगा, लेकिन बीच में गैप है, दोनों मिल नहीं सकते। एयर है बीच में, एयर होती है इंसुलेटर, ये दोनों मिल नहीं पाएंगे कभी। हाँ यहाँ पर आकर बैठ जाएगा ये चार्ज, ठीक। जैसे छतों पे आ जाती है ना लोग, कोई जुलूस निकल रहा होता देखने के लिए, अंदर से काम छोड़ छोड़ के ऐसे, ये सब यहाँ आके खड़े हो जाएंगे, ठीक। अब तुम्हें करना क्या है, इसे रॉड को तो ऐसे छोड़ देना, और चुपके से, इनको नहीं पता चलना चाहिए चार्जेस को, चुपके से इनके बीच में गैप कर देना। कर दिया, ठीक। अब रॉड भी हटा दो हो गया धोखा। इनके बीच में गैप कर दो आप, गैप करोगे तो एक तो यहाँ आ जाएगा, एक स्फीयर है यहाँ, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, वो रॉड भी हटा दी, तो इसके ऊपर रह गया नेगेटिव चार्ज और इसके ऊपर रह गया पॉजिटिव चार्ज। अब ये देख रहे हैं एक दूसरे को क्या हुआ है, अब बीच में गैप आ गई, एयर आ गई, मिल नहीं सकते दोबारा इसको बोलते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्ज हमने ट्रांसफ़र नहीं किया, खाली इशारा देकर, जैसे बंदर पकड़ने वाले क्या करते हैं, जाल के अंदर केले रख देते हैं, वो आते बेचारे केला खाने के चक्कर में उधर से जाल बंद, वो वाला हिसाब, ठीक है। आगे चले। अब इम्पॉर्टेंट, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, वो लफ्ज़ जो बार बार सुनने के लिए मिलेगा और सुनते हुए आ रहे होंगे, लेकिन उसकी असलियत शायद मालूम हो या ना हो, कूलाम्स लॉ, ठीक। मालूम है कूलाम्स लॉ दो चार्जेस के बीच की फोर्स बताता है, ठीक। रफ कर दो ये सब। हाँ भाई, लिखने पढ़ने का काम तो तुम कर लोगे ना, लिखा हुआ बस, तो ठीक। बस अब मेन डेरिवेशन आ जाएंगे, आसान आसान थ्योरी निमट गई। अकॉर्डिंग टू कूलाम्स लॉ, कूलाम्स लॉ ये कहता है
कि स्पेस में अगर कहीं भी इफ़ यू हैव टू चार्जेस, ठीक है, तो दो चार्जेस हमेशा एक दूसरे के ऊपर एक फोर्स अप्लाई करते हैं, ठीक है। अगर दो चार्जेस हैं, एक चार्ज तो नहीं लगाता, बट अगर दो चार्ज हैं तो दो चार्ज हमेशा एक दूसरे के ऊपर एक फोर्स अप्लाई करेंगे, ठीक है। मान लीजिए मेरे पास एक चार्ज है Q1 और एक चार्ज है Q2, ये लाइन हो गई इनको मिलाने वाली, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस मान लो R या R12 कुछ भी मान लो, R मान लो फिलहाल, चलो ठीक। अगर ये दोनों सेम नेचर के हैं, दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव, तो भैया ये करेंगे रिपेल एक दूसरे को, ठीक है भाई। और अगर ये दोनों अपोजिट नेचर के हैं तो ये दोनों करेंगे एक दूसरे को अट्रैक्ट, ठीक। लेकिन फोर्स ज़रूर लगेगी, फोर्स हर हाल में हर केस में लगेगी अगर दो चार्ज आ चुके हैं आमने सामने, ठीक है। वॉट एवर डिस्टेंस, वॉट एवर मैग्नीट्यूड दे में है, कुछ भी मैग्नीट्यूड हो, कुछ भी डिस्टेंस हो, फोर्स वीक तो हो सकती है, फोर्स कमज़ोर हो सकती है, ना के बराबर हो, लेकिन कुछ ना कुछ ज़रूर होगी, ठीक है। कुछ ना कुछ उसकी वैल्यू ज़रूर होगी। अकॉर्डिंग टू कूलाम्स लॉ, कूलाम्स अंकल हमें ये बता गए, उन्होंने भी इसको ऑब्जर्व किया, हम लोग तो वैसे ही हल्का फुल्का पढ़ रहे हैं, उन्होंने तो बहुत ध्यान से पढ़ा था, ठीक। फिर उसके ऊपर लॉ बनाया। क्या लॉ बनाया? उन्होंने कहा कि जो फोर्स होती है ना दो चार्जेस के बीच में, ये डिपेंड करती है दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड पर। चार्जेस का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है तो फोर्स ज़्यादा होगी, मतलब Q1 Q2 दोनों के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। याद रहेगी बात। इसके साथ साथ एक पॉइंट और, पॉइंट नंबर 2, कि ये फोर्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। मतलब ये हुआ कि जो दूर दराज वाले चार्जेस हैं वो हल्की फुल्की फोर्स लगाती, जितना चार्जेस पास आते जाएंगे फोर्स बढ़ती चली जाएगी। और बढ़ने का तरीका ये नहीं होगा कि सिंपल नॉर्मल कि आपने डिस्टेंस आधा किया तो फोर्स डबल होगी, बल्कि इन्वर्स स्क्वायर लॉ, स्क्वायर में भी है और इन्वर्स में भी है। मतलब अगर डिस्टेंस आपने आधा किया तो फोर्स कितने गुना हो गई? 4 गुना ज़्यादा हो जाएगी स्क्वायर होने की वजह से, ठीक। अगर आपने फोर्स 1/3 कर दी, सॉरी डिस्टेंस अगर 1/3 कर दिया तो फोर्स कितने टाइम्स हो जाएगी? फोर्स हो जाएगी 9 टाइम्स स्क्वायर। अगर आपने डिस्टेंस 4 गुना कम कर दिया तो फोर्स कितनी हो जाएगी? 16 टाइम्स स्क्वायर में चलेगा हिसाब। मतलब ये हुआ कि शुरुआत में धीरे धीरे, फिर एकदम से फोर्स चेंज हो जाएगी। जैसे आपने शायद कभी मैग्नेट में फील किया हो, मैग्नेट दूर दूर कर दो एकदम फोर्स ख़त्म सी हो जाती, पास पास लाते हैं एकदम से पता नहीं क्या हो जाता, चिपक जाएंगे, उनको अलग करना मुश्किल हो जाएगा, है ना। मतलब डिस्टेंस आधा किया, फोर्स 4-5 गुना ज़्यादा हो गई। हो सकता है फिर और थोड़ा सा कम किया तो 9 गुना 16 गुना ज़्यादा हो गई फोर्स। आप 1 बाय 1 चल रहे हैं। बात समझ में आई? इसको कहते हैं इन्वर्स स्क्वायर लॉ। याद रहेगा? इन्वर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करते हैं। इन दोनों पॉइंट्स को कंबाइन करो, क्या बनेगा? फोर्स इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू, एक तो कांस्टेंट आएगा, डायरेक्ट लिख देता हूँ, वो कांस्टेंट होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ऊपर Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। 4 पाई तो है, 4 पाई, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। 4 पाई सब जानते हैं आप, एप्सिलॉन नॉट को नहीं जानते। जानते हो क्या है? E0 एप्सिलॉन नॉट, ये होती है, इसका नाम तो है एप्सिलॉन, यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। परमलविटी, ये एप्सिलॉन है, ग्रीक लेटर है, ये सिर्फ लेटर का नाम है, लेकिन जो फिजिकल क्वांटिटी ये डिनोट कर रहा है वो ये है, पर मीटिविटी, ठीक है, परमिटिविटी। मतलब ये हुआ अभी, मतलब ये हुआ कि चार्ज और डिस्टेंस तो आप लोगों ने कंसीडर कर दिए, लेकिन एक चीज़ और है जिस पर ध्यान नहीं गया, वो क्या है? वो है उनके बीच का स्पेस। उन चार्जेस के बीच में है तो है क्या? वो मीडियम क्या है जिसमें चार्जेस रखे हुए हैं, ठीक। ये थर्ड कांस्टेंट जो है ना, ये वाला एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी, ये मीडियम का कांस्टेंट है और ये मीडियम के अकॉर्डिंग चलता है, चार्जेस कुछ भी हो, ठीक। ये हमें बताएगा कि मीडियम के अकॉर्डिंग कितनी फोर्स अलाउ करनी है, कितनी नहीं, ठीक है, कितनी परमिट करनी है, कितनी नहीं।
ठीक, याद रहेगी बात? क्या हो गया? एप्सिलॉन नॉट को फ्री स्पेस की परमिटिविटी कहते हैं। जब यहाँ नॉट लग जाता, अगर नॉट नहीं लगा खाली एप्सिलॉन है तो वो किसी भी मीडियम की परमिटिविटी हो सकती है। चार्जेस रखे हुए वो पानी में रखें तो पानी की परमिटिविटी, वो कहीं और रखें किसी और मीडियम में, एयर में है तो एयर की परमिटिविटी, वैक्यूम में है तो वैक्यूम की परमिटिविटी। बहरहाल जहाँ भी वो है उसी स्पेस की आपको परमिटिविटी यहाँ पर रखनी पड़ेगी। याद रहेगी सारी बात? ठीक, शाबाश। ये बना कूलम्ब्स लॉ। याद रहेगा? वेक्टर फॉर्म में कैसे एक्सप्रेस करेंगे? है काय में? हाँ, पता होनी चाहिए। क्या कुछ है थोड़ी वेक्टर फॉर्म में? F12 F21, यहाँ पे एक वेक्टर और आना, यूनिट वेक्टर। बस देखो भाई, सुनो ज़रा ध्यान से, अभी परेशान हो गया फर्स्ट चैप्टर जो चल रहा ना, इसमें ये फोर्थ के चक्कर में था। मैं भी फोर्थ के चक्कर में था, लेकिन क्या सुनो, खैर इसलिए परेशान बैठा है, पैसे भी खर्च हो गए, गया भी भाग के और शुरू कर दिया फर्स्ट चैप्टर। और इससे बड़ी प्रॉब्लम ये भी हो सकेगी, मुझे लगा घर वाले कॉपी चेक ना कर ले कहीं। हैं है? पानी भी पिएंगे, ये और डिस्कस कर लूँ बस। सुनो, फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, F12। फर्स्ट वाला चार्ज सेकंड के ऊपर फोर्स लगाएगा, सेकंड वाला फर्स्ट के ऊपर फोर्स लगाएगा। ठीक, कौन किसके ऊपर फोर्स लगा रहा है ये आप यहाँ सब स्क्रिप्ट में शो कर सकते हैं। जैसे 1 2 लिखा हुआ है तो 1 पहले आ रहा है ना, तो फोर्स 1 के ऊपर लग रही है, और लगाने वाला कौन है? 2। इसको आप ऐसे रीड करेंगे, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। इसी तरीके से F21 लिखा हुआ हो तो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। ठीक, F12 और F21 ये दोनों बच्चों एक दूसरे के इक्वल होते हैं और अपोजिट इन डायरेक्शन। हमेशा ये दोनों फोर्सेस